ठीक है। अभी ये देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर is another form of absorption spectroscopy in which we use radio frequency waves for the absorption, for the change in the nuclear state of the molecule. Over the past 50 years, nuclear magnetic resonance spectroscopy, commonly referred as NMR. NMR spectroscopy is another form of absorption spectroscopy under the radio frequency region of wavelength 10 raised to 2 angstrom. कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इन द रीजन 400 to 600 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 400 to 600 मेगाहर्ट्ज के रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, उसको कहते हैं एनएमआर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस और नोन एज पीएमआर. So to determine the number of different hydrogen in the compound. Then again there are C13 NMR or carbon NMR known as a CMR to determine the different type of carbon in the molecule. So now it uses the radio frequency radiation to induce the transition between different nuclear spin state of the sample in a magnetic field. Now radio frequency are not sufficient radio frequency waves are not having sufficient energy to produce transitional and vibrational or rotational changes in the molecule. ठीक है. रेडियो फ्रीक्वेंसी में इतना एनर्जी नहीं होता कि उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सके जैसे यूवी में होता है, या फिर ऐसे रोटेशनल चेंजेस कर सकते जैसे माइक्रोवेव में होता है, या फिर जैसे वाइब्रेशनल चेंजेस कर सके मॉलिक्यूल में जैसे आईआर में होता है. बट ये तो नहीं करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी. लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा एनर्जी होता है जो न्यूक्लियर स्पिन जो है आपका एटम का उसको आगे. ओके, सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आर नॉट सफिशिएंटली एनर्जेटिक टू प्रोड्यूस द transitional or vibrational or rotational changes in the molecule, but they are able to interact with the nuclei of certain atom when exposed to strong magnetic field. Although larger amount of sample are needed than mass spectroscopy. कि mass spectroscopy में इससे कम sample लगता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, but उतना भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है. NMR is a non-destructive. NMR is a non-destructive. Non-destructive मतलब क्या? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि सैंपल जो है उसको वेपराइज तोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका आयनाइजेशन करना पड़ेगा, उसके फ्रैगमेंट बन जाएंगे. ठीक है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. सो एनएमआर इज नॉट डिस्ट्रक्टिव. मतलब आपने अगर एनएमआर का सैंपल लिया स्पेक्ट्रा निकाला और वो सैंपल आप बाद में दूसरे काम के लिए भी यूज कर सकते, फेंक नहीं सकते. मतलब इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव. विद द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट गुड डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल वेइंग लेस देन मिलीग्राम. आजकल जो नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं इसके एनएमआर के, उसमें लेस देन 1 मिलीग्राम का भी सैंपल सफिशिएंट है. सिग्निफिकेंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट and it is most useful for the determining the structure of molecule. Okay, so it will give you idea regarding how many number of different hydrogens are present in the structure. The utility of NMR spectroscopy is for structural character. कि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है कंपाउंड का, आप यूवी करोगे उसका एनएमआर करो आईआर करो तो आपको स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा कोरिलेशन चार्ट्स की वजह से, या फिर आपने अगर पढ़ाई की है. स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियाई. कि अगर जो न्यूक्लियाई होती है आइटम्स की और डिफरेंट न्यूक्लियाई, एक कंपाउंड मतलब आपको एक आइटम थोड़ी लेंगे, आप कंपाउंड लेंगे ना पूरा, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं. तो इंटरेक्शन बिटवीन स्प्लिटिंग ऑफ coupling of nuclei will result in the splitting of different. So it will give you relationship between number of signals in the spectrum gives idea regarding the different kind of product. कितने नंबर के सिग्नल आया, एक कंपाउंड का एनएमआर किया उसमें अगर 5 सिग्नल आए तो उसका मतलब है 5 टाइप का प्रोटॉन है इसमें. So different number of signal will directly give you information about the different number of hydrogen or proton. It gives idea regarding the different kind of environment. ठीक है, depending on the environment the signal of NMR will be shifted either upfield or downfield depending on the delta scale. The area under the each signal is proportional to the number of proton. एक सिग्नल के अंदर कितना एरिया है उसको मतलब उसमें कितना प्रोटॉन्स है. The splitting pattern depends on the neighboring non-equivalent proton. Thus they help in the detection of molecular proton. कि स्प्लिटिंग सिग्नल क्या करेंगे कि सामने वाले कार्बन पे ऊपर आइटम के ऊपर कितना प्रोटॉन है वो बोलेंगे. The distance between two splitted line is coupling constant and it will give information regarding the molecular structure, regarding the stereochemical features of your compound. कि cis कौन सा है, trans कौन सा है, कौन सा ऑर्थो मेटा पैरा है, उसके लिए कपलिंग कांस्टेंट यूजफुल है.
एनएमआर का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, एक कंपाउंड है यहाँ पे मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल का एनएमआर करेंगे आप, तो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर का है CH3OH। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है आप देखो कि कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, ठीक है। ये इसका एक पिक आएगा, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन है OH का, तो ये इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल 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 प्रोटॉन, इसको बोलेंगे ये एक टाइप का प्रोटॉन हो गया, और ये एक दूसरा टाइप का प्रोटॉन। सो दैट्स व्हाई दिस मिथेनॉल विल गिव यू 2 पिक्स इन द एनएमआर, ठीक है। ये देखो ये एनएमआर का ग्राफ है, यहाँ पे आएगा आपका TMS टेट्रामेथिलसिलेन का पिक 0 पे, ठीक है। ये उसके बाद में ये मोर शिल्डेड प्रोटॉन, ठीक है। जो मिथाइल प्रोटॉन है, मिथेलिनिक प्रोटॉन है, दे आर मोर शिल्डेड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है उसको। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसको डायरेक्टली अटैच है, इस हाइड्रोजन को। तो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल कॉज डी शील्डिंग, मैंने बोला था ना। सो डी शील्डिंग मतलब लेस शील्डिंग, और ये इसके जो है इसको शील्ड हो जाएगा। सो द सिग्नल ऑफ दिस मिथेलिनिक प्रोटॉन विल अपीयर अपफील्ड, ठीक है, towards the TMS, and signal of this hydrogen due to attached electronegative atom, the signal of this hydrogen will appear downfield, that is less shielded as compared to this. NMR spectrum कुछ ऐसा आएगा आपको, ठीक है। अगेन, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका बेसिस क्या होता है, बेसिस फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, ऑल न्यूक्लियाई विल कैरी चार्ज। न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो इन सम न्यूक्लियाई दिस चार्ज स्पिन्स, ये जो चार्ज होता है, ठीक है, ये जो चार्ज होता है न्यूक्लिया पे, ठीक है, इन सम न्यूक्लियाई दिस चार्ज स्पिन्स मतलब घूमते रहते हैं ऑन ए न्यूक्लियर एक्सिस, जैसे ये घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, इस न्यूक्लियाई के ऊपर। सो द सर्कुलेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जनरेट ए मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग विद द एक्सिस। तो सर्कुलेशन कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको मालूम है साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ। तो इट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट एंड पोजेसेस द एंगुलर मोमेंटम, मतलब एक मैग्नेट की तरह, छोटा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसको एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। जैसे घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है 1/2 EH डिवाइड बाय 2 पाई। In accordance with the quantum theory, the net resultant angular moment of the nuclear particle is known as a nuclear spin. तो नेट जो एंगुलर मोमेंटम होता है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। नाउ फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग स्पिन नंबर, फॉर अ nuclear spin number I, there are 2I plus 1 spin state. For a nucleus having nuclear spin number I, मतलब I nuclear spin number I से डिनोट करते हैं, there are 2I plus 1 spin state, ठीक है। spin state कितना होगा, 2 होता है, 3 होता है ऐसा। The net spin number or spin quantum number I particular nucleus is obtained by adding the number of individual protons and neutrons। कि स्पिन क्वांटम नंबर कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, उसका एडिशन करके आपका स्पिन क्वांटम नंबर आएगा। So there are 3 broad principle for the nuclear spin, ठीक है। If the sum of proton and neutron is even, अगर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का सम इवन आ गया तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 आएगा, और या फिर इंटीग्रल आएगा लाइक 1 2 3। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ड्यूटेरियम, 2 हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम का आएगा आपका 1, नाइट्रोजन का आएगा आपका 1, ठीक है, नाइट्रोजन 14 का आएगा 1। इफ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑड, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम मतलब अगर एडिशन करेंगे उसका अगर ऑड आ गया तो ऑड, देन योर स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ इंटीग्रल। एग्जांपल इन केस ऑफ 1/2 3/2 5/2। एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन H1, तो उसका हाफ आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। कार्बन 13 का भी हाफ आता है, दैट्स व्हाई H1 NMR इज देयर, C13 NMR इज देयर, ठीक है। C12 NMR नहीं मिलेगा क्योंकि उसका स्पिन क्वांटम नंबर आता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जिसका इंटीग्रल आता है उसका नहीं चलेगा, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ ऑफ इंटीग्रल आता है तो वही एनएमआर में एक्टिव है। जैसे H1 C13 फ्लोरीन 19
iodine 31, iodine 13, for example. Or spin quantum number, if compound has spin quantum number 3/2, in case of your oxygen 17, उसका आता है 5/2, इन केस ऑफ आयोडीन का आता इसका आता है बोरॉन 11 का आता है 3/2, लाइक ये स्पिन क्वांटम. If both proton and neutrons are even number, then spin quantum number is 0. For example, I is equal to 0 in case of carbon 12, oxygen 16, oxygen 18, सल्फर 30. तो ये भी इनएक्टिव रहेंगे. नाउ ये तो मैंने बोला है आपको कि न्यूक्लियाई विथ ऑड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और बोथ will have intrinsic nuclear angular momentum और nuclear spin. जैसे प्रोटॉन अगर इवन है, न्यूट्रॉन्स अगर इवन है, तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 रहेगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ठीक है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सल्फर 30. और अगर प्रोटॉन होंगे इवन, न्यूट्रॉन होंगे, तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर आएगा हाफ ऑफ इंटीग्रल. जैसे हाइड्रोजन H1, फ्लोरीन 19, फास्फोरस 31, कार्बन 13. तो और इवन अगेन कभी 3/2 भी आ सकता है इन केस ऑफ बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, इवन और ऑड होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1/2 आएगा. फॉर एग्जांपल कार्बन 13 का जैसे ऑड हो गया तो 1 आएगा. जैसे ड्यूटेरियम का 1 आता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो इट इज नॉट एक्टिव. जो स्पिन क्वांटम नंबर अगर इंटीग्रल आ गया है फिर 0 आ गया, दैट इज नॉट एक्टिव. स्पिन क्वांटम नंबर अगर 1/2, 3/2, 5/2 आ गया तो फिर वो एक्टिव है. ठीक है, जैसे H1 में क्या आता है 1/2, तो H1 है नंबर. C13 में क्या आता है 1/2, C13 है नंबर और कार्बन है नंबर. लेकिन C12 में नहीं है. जो आइसोटोप्स होते हैं वो मैक्सिमम दिखाते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, स्पिनिंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं. ठीक है, न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं मॉलिक्यूल में, एटम में. ठीक है, तो जैसे ये है ना, और वो क्या करेंगे, वो इट विल बी लाइक अ बार मैग्नेट. ठीक है, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around the proton, so it will be like a bar magnet. Okay, spinning charge generates a magnetic field called as a induced magnetic field, and the resulting spin magnet has a magnetic moment micro proportional to the spin. ठीक है, तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो एटम का, उसको बोलते हैं माइक्रो, विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्पिन. अभी ये स्पिन स्टेट जो है वो 2 होंगे. ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये देखो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है आपका, उसको बोलेंगे प्लस और अल्फा स्पिन स्टेट. सो एनर्जी स्टेट्स, सो स्पिनिंग न्यूक्लियस विल हैव 2 एनर्जी स्टेट. फर्स्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज पॉजिटिव एनर्जी स्टेट और अल्फा एनर्जी स्टेट. और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन का है समझो, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, एंगुलर मोमेंट कितना है, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है. तो उसमें 2 स्पिनिंग स्टेट रहेंगे, एक तो रहेगा पॉजिटिव हाफ और एक रहेगा नेगेटिव हाफ. ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ जो है उसको बोलेंगे अल्फा स्पिनिंग स्टेट, नेगेटिव हाफ जो है उसको बोलेंगे बीटा स्पिनिंग स्टेट. ठीक है, अभी क्या होता है कि बोलता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने ये स्पिनिंग न्यूक्लिया है हाइड्रोजन का, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, मतलब मैग्नेट के बीच में रख दिया, जैसे वो आप है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 स्पिन स्टेट एग्जिस्ट. जैसे नॉर्मल में सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि एक ही होते तो 2 है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल सेम ही होता है. दे आर not they are degenerate, that's why in case of external magnetic field there are 2 spin state, plus half and minus half. the magnetic moment of lower energy state, that is plus half जो है वो lower energy state में होता है, और negative half जो है वो higher energy state में. तो magnetic moment of or lower energy state level is aligned to external magnetic field, but that of higher energy state spin is opposed to the external magnetic field. मैंने बोला एक तो अपोज करेगा या फिर अलाइन करेगा. अलाइन किया मतलब उसका पॉजिटिव स्टेट है एनर्जी स्टेट, और अपोज किया मतलब नेगेटिव स्टेट. ठीक है, सो डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन 2 स्पिन स्टेट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. आप जो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका एनर्जी स्टेट. ठीक है, सो डिफरेंस इन द एनर्जी स्टेट in the 2 spin state is dependent on the external magnetic field strength and it is always very small. अभी देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है रैंडमली है, जैसे आपका एक न्यूक्लियस है, एटम है, एटम में क्या है न्यूक्लियस में सो रैंडम अरेंजमेंट है. यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है. जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो एटम्स है जैसे रैंडमली घूम रहे हैं इधर उधर. ठीक है, वो क्या हो गए, एक तो अलाइन होंगे. जैसे यहाँ से आप
मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो अलाइन होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है, जैसे ये दो हो गए आपके, ये या फिर वो अपोज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जैसे अपोज कर रहा है, ठीक है, ये अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, सो आइदर दे विल अपोज टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दे विल आइदर अलाइन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ठीक है। आप अगेन वहां पे देखो, a spinning nucleus will be like a short bar magnet, and if you keep this spinning nucleus in a external magnetic field, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट होगा आपको बड़ा, और ये छोटा मैग्नेट अगर बड़ा मैग्नेट रखेंगे आप, तो उसमें क्या आएगा, एक तो ट्विस्ट होगा वो, एक तो ट्विस्ट होने के बाद एक तो वो अलाइन होगा, अलाइन मतलब साउथ की तरफ साउथ जाएगा, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ जाएगा, या फिर अपोज होगा, अपोज मतलब एक तो साउथ की तरफ नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ की तरफ साउथ हो गया, जैसे लोअर एनर्जी, ये एक स्टेट होगा, ये स्पिनिंग स्टेट होगा, ये स्पिनिंग स्टेट, जैसे साउथ के यहाँ पे नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, और ये जैसे, सो इट इज नोन एज अलाइनमेंट, इट इज अलाइंड, ओके, सो लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबल, अलाइन, and next one is opposing, so opposing will cause higher energy and less stable, okay, so when placed in the external magnetic field, spinning proton acts like a bar magnet. Now energy state level, so magnetic field of spinning nuclei will align either with the external magnetic field or against the or oppose the magnetic field, जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका अल्फा स्टेट, ये हो गया उसका बीटा स्टेट, ठीक है, ये हो गया उसका लोअर एनर्जी स्टेट, और ये हो गया उसका हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, ये अलाइन हो गया, ये अपोज हो गया, ठीक है, तो ये दो स्टेट है, ठीक है। अभी उसको अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, so that is a hp is equal to delta E, so it is a transitional energy, and that energy is provided by your radio frequency waves, so radio frequency waves will be absorbed by the atom, and it will go from lower energy magnetic energy state level to the higher magnetic energy state level. A proton with a light amount of energy can absorb and cause spinning proton to flip, ठीक है, फ्लिप होगा उसका हायर, मतलब स्पिनिंग जो प्रोटॉन है उसका फ्लिप होगा, दैट विल गो इनटू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्सॉर्बिंग द फोटॉन मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो, डेल्टा ई दैट इज एनर्जी एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो एनर्जी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी दैट इज इक्वल टू gamma h b0 divided by 2 pi, so gamma is nothing but the gyro magnetic ratio, gamma is nothing but the gyro magnetic ratio, and इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट इज gyro magnetic, so it is a constant for each nucleus, जैसे हाइड्रोजन के लिए कितना है उसका, ये 26,753 गॉस इनवर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए गायरेटिक मैग्नेटिक रेशियो है, कार्बन के लिए भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो गायरेटिक मैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, ये एच जो है ये कांस्टेंट है, 2 पाई, ये भी कांस्टेंट है, ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, सो द एनर्जी absorbed by atom to go from lower energy state level to the higher energy state level is directly proportional to the this applied magnetic field. That is the mathematical basis for the your NMR spectroscopy. In a 14,090 gauss field of a 60 megahertz proton is required to flip the proton. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के लिए 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी टू फ्लिप द प्रोटॉन, जैसे टू स्पिन स्टेट हैव सेम एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जैसे मैंने बोला कि आपका जैसे न्यूक्लियस है, स्पिनिंग न्यूक्लियस, उसमें दो स्टेट होता है, लेकिन दोनों स्टेट का ये जो इसका एनर्जी सेम ही रहता है, डीजनरेट रहता है, दैट्स व्हाई, बट अगर उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो उसका जो स्टेट एनर्जी लेवल है जो दो होता है वो डिफरेंस होता है उसमें, सो टू स्पिन स्टेट हैव सेम एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो बट डाइवर्ज एज अ फील्ड इंक्रीजेस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया आपने तो उसको डिफरेंस आ जाएगा, एंड स्पिन क्वांटम नंबर हाफ एंड माइक्रो इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल in the of the nucleus in field. For spin half nuclei, energy difference between two spin state is given in the magnetic field. Given magnetic field strength will be proportional to the magnetic. For example, जैसे ये देखो यहाँ पे ये जो प्लस हाफ जो है, ठीक है, तो ये प्लस हाफ जो स्पिन क्वांटम नंबर है
और इसको आप ये भी बोल सकते हैं इट इज अ लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें क्या आता है, दो स्टेट आता है, तो एक लोअर एनर्जी एंड एक हायर एनर्जी स्टेट लेवल, ठीक है। तो हायर एनर्जी स्टेट लेवल के लोअर एनर्जी स्टेट लेवल से हायर एनर्जी स्टेट लेवल के लिए जाने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज नथिंग बट द डेल्टा ई, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा ई, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय योर रेडियो फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, हाँ लार्मर फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक टिश्यू, ये दो याद रखो, बाकी इसमें के साथ पढ़ने में पूरा मेरा भी टाइम जाएगा, ठीक है। जैसे अब आपका ऐसा, ये फॉर एग्जांपल ये गायरोस्कोप है आपका, स्पिनिंग गायरोस्कोप इन ग्रेविटी फील्ड, ये स्पिन हो रहा है, मतलब ये दो डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, एक तो ऐसा ऐसा स्पिन हो रहा है, ऐसा ऐसा, बाद में एक ऐसा ऐसा भी स्पिन हो रहा है, so there are two spinning state of this magnetic tissue, so same is true with the spinning nuclei, spinning nuclei भी स्पिन जो होता है इलेक्ट्रॉन उसके, वो भी स्पिन होता है, टू स्पिन स्टेट होते हैं उसके, ठीक है। अभी इसको जो ये जो स्पिन हो रहा है वो मेन स्पिन तो अलग है, लेकिन ये जैसा रोटेट हो गया स्पिन हो रहा है उसको बोलते हैं प्रिसेशन, प्रिसेशन और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। आपने ये देखा होगा कि मालूम नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, भोरा भोरा बोलते हैं उसको, भोरा अगर स्पिन किया आपने तो वो भी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी दिखाता है। ये यहाँ पे इतना याद रखो, लार्मर फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड। स्पिनिंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सेम magnetic moment macro, ठीक है। इफ एनर्जी हैविंग फ्रीक्वेंसी मैचिंग टू द लार्मर फ्रीक्वेंसी, जो लार्मर फ्रीक्वेंसी मतलब जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होता है मॉलिक्यूल का, उस इफ आरएफ एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हैविंग फ्रीक्वेंसी matching to the larger frequency of molecule is introduced to at right angle to the external magnetic field, the precession nucleus will absorb the energy, मतलब जो न्यूक्लियस का नॉर्मल उसका ये जो होता है लार्मर फ्रीक्वेंसी होता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका मूवमेंट का, उसका रोटेशन का, तो उस फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली उतना ही अगर आर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी आपने उसको पास किया उस टाइम पे एट अ राइट एंगल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, at the right angle to the external magnetic field, then the molecule will absorb the radio frequency radiation and will cause change in the spin state। अभी ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं आप, तो ये ऊपर घूम रहा था, अभी उसका स्पिन मतलब ये प्लस वाला स्पिन था, अभी वो क्या होगा माइनस वाला स्पिन। आफ्टर द एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी द स्पिन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल विल बी changed, ठीक है, and that is the basis for NMR spectroscopy, spin state of molecule will be changed। Shielding and de-shielding of proton, when number nucleus of proton possessing a charge and spin will generate a magnetic field known as induced magnetic field, in such a nucleus if exposed to external magnetic field generated field may be opposed to the applied field or opposed to the applied field, then proton are said to be shielded। अगर वो प्रोटॉन मतलब जो भी एटम में आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर उसने उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये किया अपोज किया, तो उसके जो प्रोटॉन है वो शील्ड हो जाएंगे, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन हो जाएगा। सो इफ न्यूक्लियर if when a nucleus of proton possessing a charge and spin will generate a magnetic field known as induced magnetic field, and if such proton is placed in the external magnetic field, so it will either align with the magnetic field or oppose to the magnetic field। So if it is opposing to the magnetic field, the proton of compound is said to be shielded, and if induced magnetic field is reinforces the applied magnetic field, then proton are de-shielded। मतलब अगर उसने अलाइन किया तो उसको बोलेंगे डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, अगर उसने अपोज किया तो उसको बोलेंगे शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत ही डीप बोल रहा हूँ आपको, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन में रिक्वायर हायर एनर्जी देन डी शील्डिंग, एंड द शील्डेड प्रोटॉन विल अब्सॉर्ब अपफील्ड एंड डी शील्डेड प्रोटॉन विल अब्सॉर्ब डाउनफील्ड, ये मैंने बोला है। एंड सच शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज अ केमिकल शिफ्ट, और केमिकल शिफ्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस in the absorption position of the particular compound or particular proton from the reference standard, and this chemical shift is expressed in the ppm and total applied magnetic field, and it is denoted by delta। जैसे आपका TMS होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड इन देने वाले TMS, टेट्रामेथिलसिलिन, ये मैंने स्ट्रक्चर भी आपको निकाल के दिखाया है। so it is used as an internal standard because it is soluble in organic solvents, most of the compound is soluble in TMS। Organic solvent, it is organic soluble in organic solvent, it is inert, it is volatile, and has a 12 equivalent
प्रोटॉन्स, ठीक है, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड 4 इक्विवेलेंट कार्बन्स, ठीक है। ये देखो 12 प्रोटॉन्स है इसके, 4 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ठीक है, हाइड्रोजन, और उसके 3 इक्विवेलेंट कार्बन भी है। दैट्स व्हाई दिस इज द स्टैंडर्ड यूज्ड इन द पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, एज वेल एज सीएमआर, कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस, कि इसके हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट है और कार्बन भी इक्विवेलेंट है, तो इसमें इसका यूज दोनों में होता है। सच अ रेफरेंस स्टैंडर्ड शुड बी केमिकली unreactive and easily removed from the sample after measurement. As it is volatile, it can be easily removed. It should give sharp peak in the NMR signal, and that does not interfere with the resonance normally observed in the organic compound. So these are nothing but the qualities of ideal reference standard. So ideal reference standard is nothing but the tetramethylsilane, because it fulfills all the qualities of ideal internal standard TMS. Tetramethylsilane usually referred as a TMS and meets all these characteristics and become a reference standard, become a reference compound for the choice for the proton and carbon NMR, PMR and CMR. डेल्टा स्केल क्या है आपका, ये देखो डेल्टा स्केल ये दिखाया था मैंने. सो केमिकल shift downfield from TMS, shift downfield from TMS divided by spectrophotometer frequency. ठीक है, डेल्टा केमिकल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, ठीक है, टीएमएस का जीरो आएगा, ठीक है। अगर कोई पीक अगर टीएमएस से दूर जाता है तो उसको बोलेंगे डाउन फील्ड, कोई पीक अगर टीएमएस के नजदीक आता है तो उसको बोलेंगे अप फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे केमिकल शिफ्ट है, यहाँ पे जीरो पे आपका टीएमएस का सिग्नल आएगा, यहाँ पे एक अल्डिहाइड कीटोन का आएगा, यहाँ पे मिथॉक्सी का जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे सिग्नल दिखाएगा, जो बेंजीन के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो सब 7 to 8 के बीच में दिखाएंगे। ये देखो बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन आता है आपका जो, तो वो सबका सभी इक्विवेलेंट होते हैं और सबका एक ही पिक आता है इन द रेंज ऑफ 7 to 8 ppm। जैसे आपको एक कंपाउंड देखो, यहाँ पे एक कंपाउंड है आपका एसिटिक एसिड और ये बेंजीन और ये मिथॉक्सी। सो पैरामिथॉक्सी पैरामिथॉक्सी बेंजील एसिटेट, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल एसिटेट, ठीक है। तो ये कंपाउंड होगा, इसका पीएमआर, इसका अगर एनएमआर निकालेंगे तो वो ऐसा आएगा। तो देखो अभी ये सी एस, पहले तो जीरो जीरो पे पिक आएगा आपका टीएमएस का इंटरनल स्टैंडर्ड का, इसमें इंटरनल स्टैंडर्ड आएगा। तो ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री जो है इसके ऊपर 3 कार्बन है, ठीक है, ये सी एस थ्री के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन उसके उसके नेबरिंग में क्या है CH2, मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो CH3 का पिक आएगा ये स्प्लिट होगा आपका 3 में, 2 + 1 n+1 में। तो ये देखो यहाँ पे कितना है, एक ब्लैक वाला पिक जो दिख रहा है आपको, एक क्या है, 1 2 3। सो इट इज अ पिक ऑफ दिस CH3, ये जो 3 हाइड्रोजन है उसका पिक है वो, लेकिन इट इज स्प्लिटेड इन द 3, बिकॉज क्यों, उसके नेबरिंग वाला जो हाइड्रोजन है CH2, ये ब्लू वाला 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 2 + 1 3, so it will be splitted in the 3, ट्रिपलेट आएगा इसका, CH3 का ट्रिपलेट आएगा। अभी ये जो सेकंड हाइड्रोजन है CH2, अभी इसके नेबर में कौन से हाइड्रोजन है, या इसके नेबर में यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे कितने 3 है। तो ये जो CH2 का जो ब्लू कलर का पिक आएगा, ये दो नंबर का, ठीक है। तो ये स्प्लिट होगा आपका 4 4 स्प्लिट होगा। सो क्वाड्रेट पिक आएगा आपका, इट इज बिकॉज ऑफ दिस 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन की वजह से इसका स्प्लिटिंग होगा 4 इसमें। सो इट इज अ क्वाड्रेट, बट ये पिक किसका है, ये हाइड्रोजन का, ये 2 हाइड्रोजन जो है, तो इसके एरिया जो है इसका नीचे वो 2 हाइड्रोजन वाला है, इसका जो एरिया है इसके 3 हाइड्रोजन वाला है, ये 2 पिक। अभी ये बहुत जो बड़ा लंबा पिक है, ठीक है, जो 4 डेल्टा वैल्यू पे आए, तो वो ये पिक का इस हाइड्रोजन का मिथॉक्सी हाइड्रोजन, ठीक है, इसके नेबर में कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसके नेबर में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये CH3, ये 3 हाइड्रोजन, CH3, ये तीनों हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट है, और इसके नेबर में कोई हाइड्रोजन नहीं, और इसके नेबर में क्या है, ऑक्सीजन है, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसकी वजह से क्या होगा, डी शीटिंग होता है। तभी तो ये जो है CH3 का पिक यहाँ पे आ रहा है, ये जो लंबा पिक है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस CH3, ये हाइड्रोजन की वजह से। अभी ये जो पिंक कलर का रिंग दिख रहा है आपको, वो CH2 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 CH2, तो उनका आता है 7 से लेके 8 तक, 8 के बीच में ये पिक आता है, ठीक है, 7 या फिर 8 पे यहाँ पे इक्विवेलेंट पिक आएगा बेंजीन रिंग। आर यू गेटिंग और नॉट, हेलो, ठीक है। अभी देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सिस स्केल इज कैलकुलेटेड इन पार्ट पर मिलियन,
Delta scale is calibrated in the ppm, okay, 1 to 10 ppm. As a reference compound, TMS is taken, tetramethylserine, which is having 0 value, ठीक है, 0 TMS को देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे. The frequency difference between the signal arising from the sample and TMS signal is known as a chemical shift. So frequency difference between the frequency difference arising from the sample and TMS is known as a chemical shift. Up field, down field क्या होता है? It is often convenient to describe the relative position of resonance in a. For example, a peak of chemical shift delta 10 ppm is said to be downfield. जो 10 डेल्टा के ऊपर जिसका पिक आएगा उसको बोलेंगे अपन डाउनफील्ड, ओके. और डी शील्डेड विथ रिस्पेक्ट टू पीक 5. मतलब अगर यहाँ पे 5 पे अगर पिक आता है और एक 10 पे आता है, तो 10 वाले पिक को बोलेंगे अपन डी शील्डेड और डाउनफील्ड, और 5 वाले पिक को बोलेंगे शील्डेड और अपफील्ड. मतलब टूवर्ड्स टीएमएस इज अपफील्ड, अवे फ्रॉम द टीएमएस इज डाउनफील्ड. ठीक है, ठीक है, ये देखो, टूवर्ड्स द टीएमएस इज अपफील्ड, 0 की तरफ अपफील्ड और शील्डेड होता है, और 10 मतलब अवे फ्रॉम द टीएमएस इज नोन एज डी शील्ड और डाउनफील्ड. ठीक है. So chemical shift delta is calculated, that is the frequency of signal minus frequency of reference divided by spectrophotometric frequency. Proton chemical shift ranges, हर एक का रेंज अलग अलग होता है. देखो, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है, जैसे COOH जो होता है, जो H जो है उसको एक प्रोटॉन है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन जो है उसका रेंज आएगा 11 के आसपास, 11-12 के आसपास ppm आएगा उसका. ठीक है. फिनोलिक हाइड्रोक्सिल अगर है तो उसका आएगा अराउंड 8 डेल्टा. ठीक है. अगर ये एल्डिहाइड है तो उसका आएगा 10 पे, ये एल्डिहाइड RCOOH एल्डिहाइड का आएगा 10 पे. एरोमेटिक्स का आएगा 7 to 8, इस तरीके से. तो विनलिक, अल्कोहलिक, ये अल्कोहल जो है अल्कोहलिक आता है आपका 4 से 5 के बीच में, ये अल्कोहल देखो. सो दिस इज नथिंग बट जैसे आपने यूवी में देखा कि लैम्डा नॉइज कैलकुलेशन, आईआर में देखा कि हर एक का कितनी विवो नंबर पे आता है, वैसे अल्डिहाइड, अल्कोहल, देन एरोमेटिक्स का इसका एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करके ये सब वैल्यूज निकला है ऑलरेडी. ठीक है. तो इसका डेल्टा स्केल के ऊपर वो मालूम है, तो सो दैट आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि ये किसका पिक है, ये पिक क्यों आया है. इट इज ड्यू टू अल्कोहल, मतलब कार्बोक्सिलिक अल्कोहल, और इट इज ड्यू टू अल्डिहाइड, और इट इज ड्यू टू एरोमेटिक और फिनोलिक हाइड्रोक्सिल, और इट इज ड्यू टू एसिड. ये होते हैं कोरिलेशन डेल्टा. इसको बोलते हैं उसको टुवर्ड्स द टीएमएस, इसको बोलेंगे हाई फील्ड रीजन, इसको बोलेंगे लो फील्ड रीजन. So from NMR spectroscopy to be practical, an efficient mechanism for nuclei in a higher state, that is -1 spin state, to return to the lower state energy, that is +1 spin, must exist. मतलब जब एक्साइटेशन होगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसको वापस बिताना है, वापस कब कैसे आएगा, एनर्जी रिमूव करके. So in other words, the spin population imbalance existing at the equilibrium must be restored in a spectroscopic observation order to continue. The NMR spectroscopy normally carried out by liquid phase solution or neat, so that there is close contact of sample. So जो excited state से आपका जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा, इट विल रिलीज द एनर्जी एंड इट विल कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन. उसके दो टाइप होते हैं रिलैक्सेशन के. एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन. दूसरा एक होता है आपका ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन और स्पिन रिलैक्सेशन. इसके ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. स्पिन कपलिंग क्या होता है मैंने बोला आपको. अभी देखो यहाँ पे ये अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे यहाँ पे, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. ठीक है. ये किसका एग्जांपल है, ये डाइक्लोरोमीथेन का एग्जांपल है, ट्राइक्लोरोइथेन का एग्जांपल है, डाइक्लोरोइथेन. ठीक है. अभी ये जो रेड हाइड्रोजन है वो CH3 है, और ये जो कम रेड जो है उसको बोलेंगे सेकंड हाइड्रोजन. ठीक है. अभी ये तीनों हाइड्रोजन एक ही पीक दिखाएंगे बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. ठीक है. ये कहाँ पे पीक दिखाएंगे, ये 2.6 डेल्टा. ठीक है. अभी ये जो हाइड्रोजन है और ये पिक यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो दिख रहे हैं, दो लाइन दिख रही है. क्यों? बिकॉज ये जो है ये स्प्लिट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेबरिंग हाइड्रोजन. नेबर में कितने हाइड्रोजन है, एक ही है. एक मतलब n मतलब 1, n+1 मतलब 2. सो दीज
these hydrogen present in the methyl group they will split into twice, so doublet, यहाँ पे आपको doublet मिलेंगे, ये देखो doublet मिल गया, ठीक है, ये due to this methylene hydrogen. Now इसके 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 नेबर में क्या है, ये 3 हाइड्रोजन है, so it will split into quadrate, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 4 मिलेंगे quadrate 1 2 3 4, ये 4, ठीक है, it is due to it will split into quadrate, and because chlorine is attached to this hydrogen, so it will cause d shielding, it will cause downfill, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे डाउनफिल होगा उसका, बाकी बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है, आपको आपको मालूम नहीं होगा, जैसे ये CH2Cl यहाँ पे एक है, CH2Cl, अभी ये CH3 जो है इसके एनवायरनमेंट में क्या है, CH2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितने इसमें पिक होगा, स्प्लिट होगा 3 में, सो ये जो ब्लू कलर का पिक आता है दैट इज ड्यू टू दिस CH3 3 हाइड्रोजन, एंड इट इज अ ट्रिपलेट, क्योंकि उसके सामने क्या है, उस नेबर में 2 हाइड्रोजन वाला है, सो ये 2+1 n+1, ठीक है, तो स्प्लिटिंग विल बी ट्रिपलेट, ठीक है, अभी ये पिंक वाला जो हाइड्रोजन है उसके नेबर में 3 हाइड्रोजन है, तो इट विल स्प्लिट इनटू 4, सो इट इज अ क्वाड्रेट, ये देखो 1 2 3 4 क्वाड्रेट, इसका TMS का 0, तो splitting will depend on the neighboring hydrogen present on the neighboring carbon, so n+1 rule is there, n+1 rule. Splitting is due to hydrogen atom on adjacent carbon atom, splitting is due to hydrogen atom on adjacent carbon atom, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है उसकी वो डिटरमाइन करेगा, जैसे यहाँ पे देखो, अगर एडिशन कार्बन एटम पे 0 हाइड्रोजन है, तो उसका सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा, मतलब उसके एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन नहीं है, उसका ही सही से, तो एक ही स्पीक आएगा सिंगलेट, अगर उसके एडिशन कार्बन एटम पे 1 है, तो उसका दो में स्प्लिट होगा, डबलेट होगा, अगर उसके नेबर पे 2 है, तो वो स्प्लिट होगा 3 में, ठीक है, n+1 केस में, सो ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, क्विनेट, सो दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल. अभी आप हेलो, आर यू एबल टू हियर मी, हेलो, हाँ, अभी आप मुझे बोलो कि ये कंपाउंड कितने पिक्स दिखाएंगे, है? मैं आपको बोलता हूँ कौन सा कंपाउंड कितना पिक दिखाएगा, आप बोलो मुझे. सो फर्स्ट वन इज मिथाइल ब्रोमाइड, बोलो चलो, फर्स्ट कंपाउंड इज मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड विल शो यू, चलो बोलो, ये कितना दिखाएगा, 1 सिग्नल, बिकॉज CH3 तीन जो प्रोटॉन है दे आर इक्विवेलेंट इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई दे विल शो ओनली 1 पिक, एंड उसके नेबर में कोई हाइड्रोजन नहीं, तो सिंगलेट ही आएगा उसका, तो सिंगलेट आएगा उसका, और एक ही पिक आएगा, ठीक है, सिंगलेट आएगा उसका. अभी मुझे बोलो कि ये कितने दिखाएगा, ये कंपाउंड, बोलो ये कंपाउंड क्या है पहले देख लो, ठीक है, CH3, ठीक है, ये 4 CH3 है, एक कार्बन को अटैच है, बोलो कितना आएगा इसका पिक, फटाफट बोलो चलो, इसका भी 1 आएगा, बाकी के बोलो क्यों आएगा इसका 1, बिकॉज ऑल दिस मिथाइल, इसके जो भी मिथाइल है, मिथाइल और हाइड्रोजन है, ऑल दे आर इक्वल, अभी इसका कितना आएगा बोलो, नेक्स्ट, इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा 1, ठीक है, 1, तो इसका बोलो चलो, 1 आएगा, जैसे प्रॉपरली देखो, देखो प्रॉपरली बोलो, नहीं यहाँ पे 2 पिक आएगा ना बॉस, अभी ये देखो CH3 CH2 CH3, भाई CH3 दोनों का यहाँ पे कितना आएगा पिक, आया समझ में नहीं, यहाँ पे 2 पिक आएगा ना, ये CH3 इधर का एक CH3 इधर का एक CH3 है ना, तो ये दोनों का तो एक ही आएगा पिक, ठीक है, लेकिन ये बीच में वाला जो CH2 है उसका क्या है, तो इसमें क्या आएगा, टोटल मिला के 2 पिक आएगा, तो इसका एक और बीच वाले कार्बन का एक, ठीक है, बीच वाले जो CH2 है उसका एक, तो 2 पिक, अभी बोलो इसका, इसका कैसे, बाकी कोई है क्या ना, क्या कितने जने हैं प्रेजेंट अभी, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा, इसका बोलो, बोलो इसका CH2 बोलो, इसका कितना पिक आएगा, 2 आएगा इसका, ठीक है, इसका 2 आएगा, 2, क्योंकि ये जो है इसका एक, इसका एक, ये दोनों मिला के एक सेम ये नोट होने के दोनों का एक ही आएगा, और ये जो बीच में का इसका है, तो ये दोनों मतलब एक ही है ये, और ये 1 2 ऐसा 2 पिक आएगा यहाँ पे, अभी इसका बोलो चलो,
इसका कितना आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बोलो इसका कितना बिगड़ेगा? सिंपल सिंपल तो इसका भी 2 आएगा। क्यों? बिकॉज मिथिलीन मिथिलीन इक्विवेलेंट है और इथाइल इथाइल इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो इसका 2 पिक आएगा। अभी इसका कितना आएगा लास्ट वाले कंपाउंड का? CH3 का 1 CH2 का 1, ठीक है 2, और ये इसका ये इसका CH3 का 1। हाँ, बिकॉज तीनों का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ पे 3 पिक आएगा, ठीक है। तो ऐसा ये तो सिंपल सिंपल कंपाउंड थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए। कभी कभी पूछेंगे, ये वैसे पूछते नहीं है मैक्सिमम टाइम, बट मैं भी पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका बाद में, ये आपको पास्कल ट्रायंगल वगैरह याद रखना है। अभी स्प्लिटिंग पैटर्न वगैरह जो बोला है, ये पास्कल ट्रायंगल ये है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द केमिकल शिफ्ट पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे अनिसोट्रॉपी, देन इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में, लेकिन उतना टाइम भी नहीं है। सॉल्वेंट यूज्ड इन द एनएमआर, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, कैडमियम क्लोराइड, ये ड्यूटेरी, ये सब सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ड्यूटेरिएटेड वाटर, क्लोरो ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म एंड कैडमियम क्लोराइड, ये 3 याद रखो आप, CdCl3 D2O एंड CD, ये ठीक है, ये ड्यूटेरिएटेड बेंजीन है। C6H6 होता है, तो C6H6 की वजह से C6D6, सो ड्यूटेरिएटेड बेंजीन, ड्यूटेरिएटेड क्लोराइड मतलब ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म, ये ड्यूटेरिएटेड वाटर, सब सब ड्यूटेरिएटेड, बट हाइड्रोजन नहीं चाहिए सॉल्वेंट, ठीक है। एनिस्टॉपिक जो है वो भी बोला था मैंने। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखा है अपन ने, ठीक है, फ्रेग्रेंस जनरेटर ये करें, बाकी कुछ नहीं है उसमें। आ गए तो आपको केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है, इसके बारे में बोला है। अभी देखो ये 3 जो प्रोटॉन है इसके, ये 1 2 3, दे आर इक्विवेलेंट, ओके। सो दीज 3 प्रोटॉन्स गिव ओनली 1 सिग्नल। अभी इसके जो 2 प्रोटॉन है, ये कार्बन पे, दे आर इक्विवेलेंट, सो दे विल गिव यू 1 पिक। ये तीनों, दीज आर द 3 इक्विवेलेंट, दे विल गिव यू 1 पिक। बट दीज 3 लाइकवाइज दैट, इक्विवेलेंट क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। NMR स्पेक्ट्रा will give you information regarding how many number of hydrogen environment, number of hydrogen environment, number of signal मिलेंगे आपको। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एनवायरनमेंट क्या बोलेगा, पोजीशन ऑफ सिग्नल बोलेगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, देन साइज ऑफ सिग्नल बोलेगा, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल बोले क्या बोलेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर एंड बाद में इसके ऊपर होता है, ठीक है, ऑर्थोमेटा, अगर बेंजीन है ऑर्थोमेटा पे, सो डेल्टा वैल्यू अलग अलग है। जैसे विनिलिक प्रोटॉन है, देखो टाइप ऑफ प्रोटॉन विनिलिक